मुकेश सर जो अभी नहीं है, नवनीत सर, रणविजय सर और डॉक्टर शिखा और मेरे शोधार्थियों। विषय आज का जो है राष्ट्र कवि दिनकर की प्रासंगिकता। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो प्रायः बच्चों को भूल जाते हैं, और ये सिर्फ हमारी नहीं, ये हमारे समाज की आदत बन चुकी है, क्योंकि बच्चों को हम इस राष्ट्र का अंग भी मानते हैं। इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि बच्चों को लेकर न तो साहित्य में कोई गंभीर विमर्श चल रहा है, न हिंदी साहित्य के इतिहास के कम से कम दर्जनों इतिहास आ चुके हैं। उसमें 2-3 पन्ने भी बच्चों के इतिहास पर, बच्चों के साहित्य के इतिहास पर लिखे गए हैं, मेरे अध्ययन के अंतर्गत नहीं आए। बावजूद इसके कि हमारे सबसे बड़े कवियों ने, यहाँ तक कि मैथिली शरण जो पहले राष्ट्र कवि थे और जो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े राष्ट्र कवि हुए, जिनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, दिनकर जी, उन्होंने असंख्य कविताएं लिखी हैं बच्चों को, जो कि हमने पढ़ी भी। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो हम जानते हैं कि ये कविता चांद पर नहीं लिखी, न तो चांद इसे पढ़ेगा और न चांद वाले इसे पढ़ेंगे। उस समय तक तो लोग चांद पे बैठे भी गए भी नहीं थे। ये जरूर हुआ था कि अमेरिका ने अपोलो नामक यान चंद्रमा पर उतार दिया और नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रख दिया। उसी समय दिनकर जी ने कविता लिखी। कवि की क्या कल्पना थी कि उसने ये कविता लिखी? कवि की यही कल्पना रही होगी कि चांद एक बच्चे जैसा है जो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि कभी जाड़े की रात होती है तो मैं कभी ठिठुर के छोटा हो जाता हूँ, कभी बड़ा हो जाता हूँ गर्मी में। इस तरह से एक बच्चा क्या सोचता है, बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने ये कविता लिखी। उनकी एक और कविता है पंछी और डाकिए, जो कक्षा 6 के सिलेबस में लगी हुई है, NCERT। उसमें लिखा है कि पंछी और डाकिए भगवान, पंछी और बादल भगवान के डाकिए हैं। शीर्षक है कविता का पंछी और बादल भगवान के डाकिए हैं। सिर्फ हम इसी लाइन की अगर व्याख्या करें तो बॉर्डरलेस जो ह्यूमैनिटी है, यानी राष्ट्रवाद से भी ऊपर मानवतावाद की तरफ बोले जाते हैं। पंछी किसी देश के नहीं और बादल किसी देश का नहीं। अगर हिंद महासागर के भाव से जो बादल बनेगा, कोई जरूरी नहीं कि हिंद महासागर के देशों में ही वो बरसे, वो हो सकता है अफ्रीका में बरसे। अटलांटिक महासागर के भाव से जो बादल बनेगा वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी बरस सकता है। तो कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही कि वो भगवान के डाकी हैं, और ये मूल्य हम बच्चों में हम डाल भी रहे हैं। सिलेबस में हमने रखी है कविताएं, लेकिन बड़े होकर हम ये भूल जाते हैं। बड़े होकर हमें युद्ध की चिंताएं होने लग रही हैं। आज अभी दीपक ने ही फिलिस्तीन का नाम लिया और इजराइल के युद्ध का। युद्ध कोई नहीं करे, किसकी भी गलती, पिसता कौन है? महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चे। बच्चे तो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, महिलाएं और वृद्ध तो फिर भी अपनी आवाज उठा सकते। बच्चे कौन सा मंच बच्चों के लिए आपने बनाया? उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं, शायद इसलिए उन्हें पूर्ण नागरिक भी नहीं माना जाता। तो क्या इस बच्चे इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, इस पर भी सवाल उठता है। दिनकर जी की यही प्रासंगिकता है आज कि अगर हम इन कविताओं से ये प्रश्न केवल निकाल दें, क्या बच्चे इस देश के पूर्ण नागरिक हैं क्या? अगर वो वोट नहीं भी देते तो क्या इस देश की वो जिम्मेदारी है, या इस देश के बर्डन, या मानवता की वो जिम्मेदारी है? अगर कोई फिलिस्तीन में बच्चा मर रहा है तो हम ये पहले काउंट करेंगे क्या कि बम किसका है? हमारी संवेदना इस तरफ होनी चाहिए ना कि बच्चा मर रहा है, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, एक बच्चा मर, उस बच्चे की नागरिकता, वहां भी उसे वोट देने का अधिकार है। तो जब कहीं भी वोट देने का उसे अधिकार नहीं तो कहीं का नागरिक नहीं। या तो हम इसका उल्टा सोच सकते हैं कि वो विश्व नागरिक है। दिनकर जी की सिर्फ 2 कविताएं मैंने पढ़ी, और भी कविताएं हैं लंबी लंबी। चांद के साथ गप्पें, चांद पर बहुत कविताएं लिखी उन्होंने बच्चों को लेकर। चांद के साथ गप्पें, शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के बहुत बड़े